हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हमने कल कर लिया था, तो जाकर अगर किसी ने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी इस चैप्टर पर बन सकती है। तो आज हम इसका जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है वीर शैव ट्रेडिशन एंड रिलीजियस फॉर्मेट्स। ठीक है, तो हम ये टॉपिक करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ही आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपके बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो ये वीर शैव ट्रेडिशन क्या था बच्चे? देखो, भक्ति जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी कि हमने जो है पढ़ा था जो प्रीवियस हमारे टॉपिक पर कि किस तरह से 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जो भक्ति आंदोलन चला था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे थे, किस तरह से ये आगे बढ़ता है, किस तरह से ये लोगों के मन में एक भगवान के प्रति ना एक आस्था जगाता है ना। तो लोग अलग अलग जगहों से, स्पेशली बात करें हम तमिलनाडु की, जो हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु में अल्वराज और नैनास आए थे, किस तरह से उन्होंने लोगों को मतलब एक तरीके से एक सही रास्ता दिखाया। जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो उनके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, पार्शियलिटी की जाती थी, तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, वही लोग इनके फॉलोवर्स बनेंगे, अलग अलग सेट के, जैसे अल्वराज है, नैनास है। ठीक है, अब आगे आगे जैसे जैसे भक्ति ट्रेडिशन बढ़ेगा, जैसे जैसे भक्ति आंदोलन बढ़ेगा, तो लोग जो है इनके फॉलोवर्स बनते चले जाएंगे। अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर्स होंगे जो सताए हुए लोगों को, मतलब जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको साथ लेकर चलेंगे कि ऐसा उनके साथ क्यों किया जा रहा है। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो लोग क्या करेंगे, इनके फॉलोवर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कर्नाटका के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। क्या था ये वीर शैव ट्रेडिशन? राइट, तो यहां पर हम देखेंगे 12th सेंचुरी की बात है। ठीक है, तो 12th सेंचुरी की बात है, तो विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी एक, अब तमिलनाडु में हमने क्या पढ़ा था, तमिलनाडु में हमने अल्वराज और नैनास पढ़ा था। ठीक है, तमिलनाडु में हमने दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से दो जो सेक्ट थे, अल्वराज और नैनास। अब ये अल्वराज कौन थे? अल्वराज लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे। ठीक है, अल्वराज, राइट, लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे। राइट, मैं यहां पर लिख देती हूं, फिर से एक बार आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको याद हो जाएगा कि लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज को क्या कहते थे? अल्वराज कहते थे। और लॉर्ड शिवा के डिवोटीज को क्या कहते थे? लॉर्ड शिवा के डिवोटीज को कहते थे नयनार। क्या कहते थे? ठीक है, नैनास बोलते थे। राइट, तो हमने यहां पर देखा कि किस तरह से भक्ति ट्रेडिशन सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट होता है। ठीक है, तमिलनाडु में, और यहां से तमिलनाडु से स्टार्ट होकर के धीरे 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 बाकी के एरियाज में फैलता है और कर्नाटक तक आ चुका होता है। फिर हमने देखा कि कर्नाटक में अब ये जो हमारा वीर शैव ट्रेडिशन चलेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इन द 12th सेंचुरी द विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द न्यू मूवमेंट। कर्नाटका में एक और मूवमेंट चलेगा, ठीक है, जिसका नाम होगा वीर शैव, लेड बाय अ ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये कौन है? ये बसवन्ना है। बाय कास्ट ये ब्राह्मण थे। हालांकि इनको तो बहुत ऊंची पोस्ट पहले से मिली हुई थी, क्योंकि ब्राह्मणों का स्टेटस सबसे ऊंचा था। तो चाहते तो ये अपनी जगह पर अपने लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ लोगों के साथ में, कुछ जातियों के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो ये इनसे देखा नहीं गया। तो एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीर शैव मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कहां पर? कर्नाटका में। कब ये स्टार्ट होता है? 12th सेंचुरी में, बाय द ब्राह्मण नेम द बसवन्ना। ठीक है, तो ये 12th सेंचुरी लिखा गया है ना, तो यहां पर हम ईयर की बात करेंगे तो 1106 टू 68 तक। हु वाज इनिशियली अ जैना एंड अ मिनिस्टर। ठीक है, ये पहले कौन थे? ये जैनास थे। ठीक है, पहले जैन धर्म से ही बिलोंग करते थे, तो पहले इनके पास जैन धर्म था। फिर बाद में क्या करते हैं, इस तरह से लोगों का देखा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको स्टेप आउट करेगा ना। तो इन्होंने कर्नाटका में एक मूवमेंट चलाया, वीर शैव मूवमेंट। उसके बाद ये कहते हैं कि ये कौन थे? मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ द चालुक्य किंग। और चालुक्य किंग के कोर्ट में दरबारी भी थे।
ठीक है, कर्टियर भी थे, तो इनकी ये पोस्ट थी। क्लियर है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्लियर है? तो द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कहने का कि ठीक है यहां से तमिलनाडु से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया है अल्वराज नयनाज ने, और जो पोएट सन थी तो हमने भी देखा कि फीमेल को बिल्कुल भी अलाउंस नहीं थी कोई भी भक्ति ट्रेडिशन को शुरू करना, लेकिन फीमेल के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, उनको बोला गया था कि तुम्हें घर की चार दीवारी के अंदर ही अपना काम करना है, सिर्फ घर की देखभाल करनी है वो करके। तो उनमें से भी कुछ फीमेल्स आगे आएंगे, जैसे हमने पढ़ा कि करेक्कल अम्मैयर थी जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोटीज थी, ठीक है, अंडाल थी जो कि लॉर्ड विष्णु की डिवोटीज थी। तो वो आगे आती है और उन्होंने इस ट्रेडिशन को ब्रेक किया, इस सोच को बदला कि विमेन क्यों नहीं भक्ति कर सकती है, घर में रहकर भी वो भगवान की भक्ति कर सकती है, अपनी डिवोशन वो भगवान को समर्पित कर सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया कि घर में रहते हुए भी किस तरह से फीमेल भक्ति कर सकती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, वीरशैव ट्रेडिशन में कर्नाटका, ये जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे ना, तो ये चेंजेस होना बहुत जरूरी था। अगर नहीं होता तो हो सकता है कि अभी तक हम उस चीज से निकल नहीं पाते जो चीज उस टाइम में हो रही थी। ठीक है, तो किसी ना किसी को तो आगे लेना था, ठीक है, किसी ना किसी को स्टेप आउट करना था। तो ये लोग क्या करेंगे, सोसाइटी में एक नया चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, अब भगवान के दरवाजे तो सभी के लिए खुले रहते हैं ना, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया हुआ था, ब्राह्मणों ने एक नियम बनाया हुआ था कि ना तो फीमेल मंदिर में एंट्री करेगी, टेम्पल्स में एंट्री करेगी, और ना ही शूद्राज एंट्री करेंगे। इसी चीज को ब्रेक करने के लिए ये लोग आगे आते हैं, और इनके फॉलोवर्स कौन बनेंगे, इनके फॉलोवर्स वो बनेंगे जिनके साथ उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। क्लियर है? तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये चेंजेस हो रही है, और चेंजेस भी कैसी, जो कि भगवान के प्रति लोगों की एक आस्था है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हिज फॉलोवर्स, तो ये वीरशैव ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया था, बसवन्ना ने। तो बसवन्ना के फॉलोवर्स को, ठीक है, हिज फॉलोवर्स वर नोन एज द वीरशैव, तो बसवन्ना के फॉलोवर्स को वीरशैवाज कहा जाता था। वीरशैवाज, अब इनको देखो ब्रेक कर लो, यहां पर एक तो हो गया वीर, एक हो गया शैवाज, ठीक है, मतलब शिवाज। अब देखोगे थोड़ा सा यहां पर अपनी समझ बनाकर चलनी है कि वीर का मतलब क्या होता है, वीर हीरो। ठीक है, तो हीरो ऑफ शिवा, तो शिवा यहां से निकाल लेंगे, तो हीरो ऑफ शिवा यानी कि शिव के नायकों को वीरशैव कहा जाता था, और ये किसके फॉलोवर्स थे, बसवन्ना के। ठीक है, और द लिंगियास, और इन्हीं को क्या कहा जाता, लिंगियास भी कहा जाता था। तो लिंगियास कौन होते हैं, लिंगियास वियर ऑफ द लिंगा। अब ये देख रहे हो, अपने जो साधु संत होते हैं, बाबा जी वगैरह होते हैं, तो इस तरह की माला पहने होते हैं। ठीक है, इस तरह की जनेऊ, वो जनेऊ होता है ना, एक धागा सा यहाँ पर बनाकर रखते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये लिखा हुआ है, लिंगियास कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। लिंगियास का मीनिंग ये भी होता है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, भगवान शिव की मूर्ति बना करके उसको, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि शिवलिंग को, ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में भगवान शिव की मूर्ति बना करके उसको वर्शिप करते हैं। लेकिन अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर मूर्तियों के बजाय ना आपको शिवलिंग्स ज्यादा मिलेंगे, है ना। वो शिवलिंग्स में ज्यादा जो है वो उनकी मूर्तियां बनाकर से उनसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब कहने का कि अलग अलग अपना एक तरीका होता है किसी को वर्शिप करने का, अपने गॉड को डिवोशन अपना दिखाने का, तो अलग अलग तरीके से भक्ति उनकी अलग अलग तरीके से की जाती थी। कि लिंगियास कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू टिल डेट, आज भी वहां पर इस तरह की कम्युनिटी बनी हुई है। लिंगियास चैलेंज इन द लिंगियास चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट पोल्यूशन। अब ये लिंगियास किस चीज को चैलेंज करेंगे, क्यों ये मूवमेंट बनाया था, कौन सा वीरशैव मूवमेंट क्यों चलाया गया था। ठीक है, अब ये जो लिंगियात्स होंगे यानी कि इनके फॉलोवर्स होंगे वीरशैव के, जिनको लिंगियात्स कहा जाता है, तो इनका क्वेश्चन किससे था, इनका चैलेंज या इनकी जो एक प्रोटेस्ट था, इनकी जो लड़ाई थी वो किससे थी, वो किससे थी, द लिंगियास चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट, कि ये जो कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, पॉल्यूशन कि मतलब कुछ कैटेगरीज को, कुछ लोगों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, कम्युनिटी से बाहर रखा जाता है, तो ऐसा क्यों है, क्यों उनको पॉल्यूटेड माना गया है, पॉल्यूटेड पीपल माना गया है। थियोरी ऑफ द रीबर्थ, ये रीबर्थ क्या होता है ना, पुनर्जन्म क्या होता है, किसी ने देखा है पुनर्जन्म, तुम आज अच्छे कर्म करो, ठीक है, पता नहीं डेथ के बाद में किसको कौन सा जन्म मिलेगा, किसको पता है, नहीं पता ना। इस तरह के क्वेश्चन ये सोसाइटी से करेंगे, ये रिलीजियस लीडर्स से करेंगे कि क्या तुम्हें पता है कि रीबर्थ में क्या होने वाला है, तुम ये जो तुम्हें जन्म मिला है मनुष्य का, तुम इसमें अच्छे कर्म करो, ठीक है, सबको अच्छे से ट्रीट करो, तो यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा एक्शन है जो कि तुम्हें आगे चल करके इसका फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो एंड एनकरेज द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडो। तो ये जो पोस्ट प्यूबर्टी का मतलब होता है कि किस तरह से जैसे
किसी विडो को पहले राइट नहीं था कि वो लोग दोबारा शादी कर सके, ठीक है। तो उनको सती सिस्टम जो बहुत चलता था ना, हमने देखा था कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से सती सिस्टम को डिफाइन किया है बर्नियर ने, है ना। तो पहले पति की चिता के साथ में पत्नी को जल जाना होता था, तो ये ट्रेडिशन था हिंदू सोसाइटी में, राइट। अब उस तरह के ट्रेडिशन को खत्म करने के लिए हमारे रिफॉर्मर्स आते हैं, आगे आते हैं और इस तरह के ट्रेडिशन को खत्म करते हैं, ठीक है। खैर ये तो बात की बात है कि जब वो बात में होगी 1829 में, लेकिन यहां पर है कि एंड एनकरेज द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द विडो मैरिज, कि भाई उनको भी अपना एक तरीके से विडो को रीमैरिज करने का राइट दिया गया है। और ये पोस्ट प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जैसे चाइल्ड मैरिज होती है, बचपन में उनको जो है बचपन में उनकी शादी कर दी जाती थी पहले, लेकिन अब ये धीरे धीरे से ये ट्रेडिशन चेंज होने लगा था। ये बिल्कुल जो बुरी प्रथाएं थी ये चेंज होने लगी थी कि अब जब तक लड़का लड़की समझदार नहीं हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से मना कर सकते हैं, शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। तो इस तरह का चेंज सोसाइटी में आने लगेगा, एकदम से नहीं आएगा बट धीरे धीरे आने लगेगा। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीरशैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वचनाथ। देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीरशैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द, कि ये जो वीरशैव ट्रेडिशन जो है ना, ये वचन से डिराइव्ड है। वचन क्या होता है, वचन मतलब एक्चुअल सेइंग जो होती है। मैंने आपको कहा, ठीक है, ये मेरी एक्चुअल सेइंग है, क्लियर। अब मेरी एक्चुअल सेइंग को किसी और ने आपके सामने किसी और तरीके से पेश किया, जैसे आप इंग्लिश में नहीं करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो, है ना। तो ये वही है कि वचनाथ से ये इमर्ज होकर निकला है। तो जो भी इसकी जो टीचिंग होती थी, यानी कि जो बसवन्ना के एक्चुअल वर्ड थे या लिंगियास के जो एक्चुअल वर्ड थे, यही आगे फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। कंपोज इन द कन्नड़, तो ये जो लिटरल सेइंग है यानी कि वचन से ही क्या बना है, वीरशैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द, तो ये वचन से ही डिराइव्ड हुआ है। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, एक्चुअल सेइंग, क्लियर। कंपोज इन द कर्नाटका, तो इसमें क्या किया गया था कि उनकी टीचिंग्स को कन्नड़ भाषा में कंपोज किया गया था, ठीक है। अब जैसे गौतम बुद्ध की है या फिर महावीर स्वामी की है, तो उनकी टीचिंग्स को उनकी भाषाओं में, पाली में, प्राकृत में, इस तरह से उनको लिखा गया, ठीक है, ताकि लोग उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो अब ये लोग वीरशैव वाली जो ट्रेडिशन होगी, इनके जो एक्चुअल में वचन जो होंगे, मतलब इनकी जो टीचिंग्स होगी, वचन का क्या मतलब होता है, एक्चुअल सेइंग। तो ये जो एक्चुअल सेइंग होगी ये वहां की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भाषा में बुक में लिखी जाएगी, ताकि लोग कन्नड़ भाषा में ही उसको पढ़ करके अपने से रिलेट कर सके, ठीक है, क्लियर है। विमेन एंड मैन हु ज्वाइन द मूवमेंट, अब इसमें इस मूवमेंट में कौन आएगा, वीरशैव मूवमेंट में कौन आएगा, मैन और विमेन दोनों ही इसमें ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहले खुद पढ़ेंगे, पहले खुद टीचिंग्स को समझेंगे, पहले खुद ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लोगों को उस ज्ञान के बारे में बताएंगे, ज्ञान को बांटेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे नॉलेज को। तो लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और धीरे धीरे वीरशैव ट्रेडिशन जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसके, रिलीजियस फॉर्मेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब ये बात हो रही थी, हमने देखा कि तमिलनाडु में अल्वराज और नैनास आ गए थे, कर्नाटका में वीरशैव आ गया था। तो नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं कि पहले हमने साउथ इंडिया की बात करी, अब बात करते हैं हम नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया में क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इन द नॉर्थ इंडिया देयर वाज अ पीरियड व्हेन द सेवरल राजपूत। अब हम क्या करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जिस टाइम में साउथ इंडिया में इस तरह का मूवमेंट चल रहा था, तो उसी तरह से नॉर्थ इंडिया में भी हमने देखा कि राजपूतों का रूल चल रहा था। तो राजपूत, यहां पर देखो, ये जो राजस्थान वाला एरिया राजपूत है, इधर ये यहां पर गुज्जर प्रतिहार है, इधर राष्ट्रकूटाज एम्पायर है, इधर चोलाज एम्पायर है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो राजपूत इमर्जेंस है ना, ये बढ़ने लगेगी। तो नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का दबदबा था, वहां पर उन्हीं का शासन था। तो इसमें बताया जा रहा है पीरियड व्हेन द सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज, द मोस्ट ऑफ दीज स्टेट ब्राह्मणास ऑक्यूपाइड द इंपॉर्टेंट प्लेस परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। मतलब कि ये जो राजपूत शासक होंगे, ठीक है, राजपूत रूलर्स जो होंगे, ये एक तरह से ना ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और ब्राह्मणों की मोनोपोली चल रही थी। तो कहने का मतलब ये कि ब्राह्मणों द्वारा जो भी उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे उनको फॉलो करते थे, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। इसकी वजह से ब्राह्मणों का स्टेटस जो है वो बहुत बहुत बढ़ गया था और लोग ब्राह्मणों से मतलब एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि तुमने ये बात क्यों करी, कैसे करी। तो कहने का मतलब ये कि ब्राह्मणों की वजह से सोसाइटी में जो जाति पाति पर जो भेदभाव किया जाता था, तो उसके लिए क्या करते हैं, आगे इसके लिए
काफी सारे चेंजेस करेंगे। देयर वाज द नो अटेम्प्ट टू क्वेश्चन देयर पोजीशन डायरेक्टली। मैंने कहा ना कि उनके कोई क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं कर सकता था, उनकी पोजीशन पर, उनके कहे गए वर्डिंग्स पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुमने ये कैसे कहा, क्यों कहा, इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ करके दिखाओ। ऐसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि फिर तो बात खराब हो जाती। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे की बात पर चलते हैं कि एट द सेम टाइम देयर वर अदर रिलीजियस लीडर हु वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम। अब दूसरी तरफ बात करें एट द सेम टाइम, ठीक है, देयर वर अदर रिलीजियस लीडर, तो इधर अगर ब्राह्मण है तो दूसरी तरफ में और कोई होगा, तो दूसरे रिलीजियस लीडर की बात हो रही है हु वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम, जो कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद मानते थे, एंड वर गेनिंग ग्राउंड, ठीक है, और बहुत ही एक जीरो से शुरू करना चाहते थे भक्ति को या किसी और भी ट्रेडिशन को। तो कहने का मतलब जो ब्राह्मणों के विचारों से असहमत थे, जो डिससेटिस्फाइड थे या डिसएग्री करते थे, अब वो लोग क्या करेंगे, एक अलग ट्रेडिशन बनाएंगे। कहां की बात हो रही है? नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, ये नाथास बनेंगे, जोगीज बनेंगे एंड द सिद्धास बनेंगे। ठीक है, नाथ हो गए, जोगीज हो गए, सिद्धास हो गए, ये लोग जंगलों में सन्यासी बनेंगे जाकर के, क्योंकि अगर स्टेट में रहेंगे तो उनको ब्राह्मणों के द्वारा बनाए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ना हम रहेंगे यहाँ पे स्टेट में, ना हमें ब्राह्मणों के रूल्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो many of them came from the artisanal group such as the weaver who were well organized. Many of them came from the, ठीक है, अब इनके जो ये नाथास बनेंगे, जोगीज बनेंगे, सिद्धास बनेंगे, तो इनकी ना अपनी अलग तरीके की भक्ति होगी। ठीक है, चाहे वो तपस्या से कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो लोग दूर दूर से अब इनके वचनों को सुनने के लिए आएंगे, इनके प्रीचेस को, इनके उपदेशों को, इनकी टीचिंग्स को लोग फॉलो करने लगेंगे और इनके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब जो नॉर्थ इंडिया में वीरशैव और ये जो अल्वराज नैनार्स वाला सिस्टम चल रहा था, तो नॉर्थ इंडिया में ये जो जोगीज हैं, नाथाज हैं, ठीक है, ये साधु बाबा सन्यासी हैं, तो अब ये वाला सिस्टम चलेगा इधर। मेनी ऑफ द केम फ्रॉम द आर्टिशनल। इस ग्रुप में कौन शामिल होंगे? जो लोग सोसाइटी के सताए हुए थे, है ना। तो आर्टिशियल ग्रुप सच एज द वीवर्स, तो जो बुनकर होते हैं, तो वो अब सामने आएंगे और इनके फॉलोवर्स बनने लगेंगे। क्लियर। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। तो आगे की कहानी क्या कहते हैं, रिलीजियस फर्मेंट में नॉर्थ इंडिया में क्या करेंगे कि मैनी ऑफ द न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चन दैट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। अब ये वेदों पर क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे कि वेदों में क्या कहां लिखा हुआ है कि तुम्हें किसी जानवर की बलि देनी है, तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता था, किसी किसी टिपिकल एरिया में, गांव के बहुत जो लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, वहां पर कई बार तो मनुष्यों की बलि भी दे दी जाती थी, उनको भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। तो कहां लिखा है वेदों में कि तुम्हें इस तरह का काम करना है? नहीं लिखा ना। तो ये क्यों इंसानों ने इस तरह के रूल्स बनाए हैं जिसको करने से नुकसान होता है, कोई फायदा तो होता नहीं है। अब यही लोग सताए हुए, जिनको इतना करने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ये लोग क्या करेंगे, एक सही रास्ते की तलाश में, एक सही सच्चे मार्ग की तलाश में, या एक सही लीडर की गाइडेंस में ये लोग अपने लाइफ को इस तरह से स्पेंड करेंगे। तो मेनी ऑफ द न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चन दैट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय एन ऑर्डिनरी पीपल व्हिच डेवलप। अब ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस टाइम में संस्कृत हमारे नॉर्थ इंडिया में, या फिर जो है उस साउथ इंडिया में तमिल बहुत ज्यादा थी, कन्नड़ बहुत ज्यादा थी, तो लोगों की लोकल लैंग्वेज में अगर उनसे मतलब बात करी जाए, कॉन्वर्सेशन की जाए, या फिर उनको उन्हीं भाषा में बुक्स प्रोवाइड किए जाएं, उसमें जो भी कंटेंट लिखा है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, तो लोग उसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल। तो अथॉरिटी ऑफ वेदा यानी कि वेदों को पढ़ने की अथॉरिटी किसके पास थी? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास थी। इसके अलावा वेदों को कोई टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि आप लोग वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप शूद्र हैं, क्योंकि आप फीमेल हैं, औरत है। तो इनको तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। और खासकर कि शूद्रों के अलावा ये वैश्यास भी थे, तो वैश्यों को भी ये इजाजत नहीं थी। ठीक है, अलाउंस नहीं थी। एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल व्हिच डेवलप ओवर द सेंचुरी इनटू द वंस यूज्ड टुडे। तो अब धीरे धीरे ना लोगों की लोकल लैंग्वेज में वो चीजें आनी शुरू होगी। चाहे वो बुक थी, तो बुक संस्कृत वर्जन में होती थी, पहले बहुत टिपिकल संस्कृत वर्जन होता था, उसको लोग ज्यादातर समझ नहीं पाते थे। तो जो बहुत पढ़े लिखे संस्कृत के ज्ञानी होंगे वही उस चीज को समझ पाते। तो धीरे धीरे संस्कृत का इजी वर्जन आने लगा, लोग धीरे धीरे उसको पढ़ने लगे। तो अब ये संस्कृत के साथ साथ में लोगों की जो बाकी की अदर एरियाज में रहते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में
इस तरह से बुक्स को पब्लिश किया जाएगा या इजी उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे लोग ज्यादा उनको कनेक्ट कर सके. However, in spite of their the popularity, these religious leaders were not a position to win a support of the ruling elites. अब ये जो लोग ट्रांसलेशन करेंगे या वो लोग जो नाथा जोगी बाबाज बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, ये लोग वेदों में लिखी हुई बातों को लोगों को एक सरल तरीके से समझाएंगे. लोग समझ जाएंगे कि इसमें देखो इतनी ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, इतनी ज्ञान की बातें छुपी हुई थी जो आज तक हमें नहीं पता थी. अब लोग बताओ इनके फॉलोवर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि वो लोगों को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं. ठीक है ना. तो यहां पर बताया है कि धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बनती गई. दीज रिलीजियस लीडर वर नॉट पोजीशन टू विन. ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं था कि वो लोग लोगों को मतलब लोगों के दिलों को जीत सके. मतलब ये था कि उनको सही रास्ता दिखा रहे. तो इसके सपोर्ट के लिए उन्होंने किसी रूलिंग जो एलिट्स फैमिली होती है, राजा की जो राजा का सपोर्ट जो होता है, इनको किसी तरह का मिला नहीं कि इनकी पॉपुलैरिटी में किसी राजा का बहुत बड़ा हाथ था. नहीं, इन्होंने अपने तरीके से भक्ति को अपने तरीके से लोगों को बताया कि तुम्हें इस तरह से भगवान की भक्ति करनी है. ये चीजें देखो भगवान के द्वारा बताई गई हैं, जो भी वेद पुराणों में लिखी हुई थी इनको बताते हैं. और इस तरीके से लोगों ने धीरे धीरे सच्चाई को जाना और ये जो चेंज हो रहे थे, इस चेंज से लोगों को फायदा होने लगा. ठीक है, सोसाइटी भी चेंज होने लगी, लोगों को भी बेनिफिट्स मिलने लगा और लोग एक सही रास्ते पर चलने लगे. तो ये क्या थी बच्चे? ये पूरी की पूरी भक्ति थी. रिलीजियस फॉर्मेट पे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि न्यू एलिमेंट्स इन दिस सिचुएशन वाज कमिंग फ्रॉम द तुर्क व्हिच वाज. अब देखो, हमने साउथ में पढ़ लिया, हमने नॉर्थ में पढ़ लिया. ठीक है, अब एक नई चीज, एक नया रिलीजन धीरे धीरे इमर्ज होने लगेगा. और वो इमर्ज कौन सा होगा? अब वो नई रिलीजन की बात करें तो नया रिलीजन कौन सा होगा? न्यू एलिमेंट्स इन द सिचुएशन वॉज कमिंग फ्रॉम द तुर्क. अब ये तुर्क क्या करेंगे? एक नया धर्म लेकर आएंगे. ठीक है, तो जैसे ये इंडिया पर अटैक करेंगे, जैसे सिंध प्रांत पर सबसे पहले किया था तो 711 में, ठीक है, मैं एक ऐसे ओवरऑल व्यू दे रही हूँ. 711 में ये क्या करते हैं? इंडिया पर अटैक करते हैं, सिंध पर, और यहाँ पर अपना स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं. मतलब यहाँ पर इनकी रूलिंग स्टार्ट हो जाती है. अब इनके साथ साथ तुर्कों के आने के साथ साथ में एक नया रिलीजन भी आता है, एक नया धर्म भी आता है. ठीक है, इनके साथ में, और धीरे धीरे इंडिया के एक जगह से ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाता है. और ये कौन सा धर्म था, कौन सा रिलीजन था? ये इस्लाम रिलीजन. ठीक है, यहीं से इमर्ज होगा. कहां का? किसका? सूफीज्म का. राइट. सो विच क्यूमुलेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी. और ये क्या होगा? इसी के साथ ही ये 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत जब होगी तो इस तरह से ये इस्लाम धर्म स्प्रेड होगा. This undermined the power of the many Rajput state and the Brahmanas who were associated with these kingdom. अब ये देखो, जब दिल्ली सल्तनत आ गई तो धीरे धीरे राजपूतों से ये या तो दोस्ती करेंगे या उनसे दुश्मनी करेंगे, उनके राज्य पर अटैक करेंगे, उनसे राज्य छीन लेंगे. अब ये धीरे धीरे राजपूतों की और दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स होंगे वो इस तरह से क्या करेंगे? उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे. ऑक्यूपाई करके उनको तो साइड कर देंगे या फिर उनका मित्रता करके उनका राज्य अपने राज्य में मिला लेंगे. तो धीरे धीरे आप देख रहे हो ना किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं. रिलीजियसली भी चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकली भी चेंजेस हो रहे हैं. तो दोनों तरीके से यहां पर सोसाइटी को चेंज होते हुए देखा जा रहा है. सो दिस अंडरमाइंड द पावर ऑफ द मेनी ऑफ द राजपूत स्टेट एंड ब्राह्मण हु वर एसोसिएटेड विद दीज किंगडम. दिस वाज अकम्पेड बाय द मार्क्ड इन द चेंजेस द रियलम, द कल्चर एंड द रिलीजन. मैंने क्या कहा? अब जब इस्लाम धर्म आएगा तो वो अपने तरीके से अपने कल्चर्स को फॉलो करेगा, अपनी तरीके से रिलीजियस एक्टिविटीज करेगा. हिंदुओं की तरह से तो नहीं करेगा ना, पूजा पाठ, अगर धूप अगरबत्ती लगाना, वो तो नहीं करेगा. अब वो अपने सारे जितने भी उनके वो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं कि नमाज पढ़ना होता है, ठीक है, हज की यात्रा करनी होती है, अब हिंदुओं से बिल्कुल उनके रूल्स ऑपोजिट होंगे, है ना. तो एक नया रिलीजियस इंडिया में आएगा, एंटर करेगा, जिसके साथ साथ में वो नया कल्चर लेकर आएंगे. ठीक है, और नई रिलीजियस एक्टिविटीज लोग वहां के फॉलो करेंगे जो इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स थे. ठीक है, सो दीज कमिंग द सूफीज इन द सेक्शन 6. तो हम क्या करेंगे? अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम सूफीज्म के बारे में बात करेंगे. किस तरह से सूफीज्म इमर्ज होता है, सूफीज्म का मतलब क्या होता है, और ये किस तरह से लोग इनके फॉलोवर्स बनते हैं. ठीक है, सो एंड वाज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट. और इसी तरीके से देखो, भगवान की भक्ति करनी है. ठीक है, भगवान एक है, लेकिन कोई इसको अल्लाह मानता है, कोई ईसा मानता है, कोई इसको भगवान राम, विष्णु, शिवा मानता है, तो कोई उसको गुरु नानक देव जी मानता है. लेकिन है तो एक ही ना. इनके तरीके अलग अलग हो गए, लेकिन अब सोसाइटी में वो एक रिलीजियसली लोगों का माइंड धीरे धीरे इमर्ज होने लगेगा. लोगों का माइंड
एक कहते हैं ना कि रिलीजन की तरफ, धर्म की तरफ बढ़ने लगेगा और उसी धर्म पर आगे चलकर वो अपने आप को किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पर सारी चीजें देखी गई हैं। ठीक है, देखो अगर किसी भी चीज को अगर हम पाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए हमें ना पूरी तरीके से डेडिकेशन की जरूरत होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डेडिकेशन होना किसी भी चीज के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से लेकर है, चाहे वो आपके रिलीजियस से लेकर है, चाहे वो आपके किसी भी एक्सरसाइज कुछ भी है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज आप पाना चाहते हो तो उसमें डेडिकेटेडली आपको क्या करना है, लगातार उसमें कंटिन्यूसली काम करते रहना है। और अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये माइंड सेट करना होगा कि मुझे इस टॉपिक पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है। जहां पर मैं चीजों को फेस कर रहा हूं या कर रही हूं, वो चीजें मुझे पहले अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ताकि मुझे जब मैं एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लिखूं तो उसमें वहां पर मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर टॉपिक की कंसेप्ट की क्लियरेंस लेकर जाना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट क्या हो गया, क्लियरेंस हो गई, ठीक है, टॉपिक की क्लियरेंस होगी, जो भी आपका चैप्टर होता है, टॉपिक्स होते हैं, उसकी क्लियरेंस ले जाना बहुत जरूरी होता है, इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सेकंड होता है रिवीजन होता है, तो जितनी अच्छी रिवीजन करोगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, ताकि हमने जो पीछे पढ़ा है वो हम भूले ना। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो प्रैक्टिस में क्या करेंगे, प्रैक्टिस में हम मॉक टेस्ट करेंगे, हम सैंपल पेपर्स करेंगे, हम पीवाईक्यूज करेंगे, है ना, और ज्यादा मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सकती है हमारे इस स्पार्क बैच में। ठीक है, तो स्पार्क बैच चाहे वो आपका आर्ट्स का है, कॉमर्स का है या फिर साइंस का है, तो इस स्पार्क बैच में आपको वो अभी सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारी आपको स्पार्क बैच में मिल रही है। इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 2549। तो जल्दी से जाकर के इसको परचेज करेंगे, क्योंकि बोर्ड आने तक हम अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। बस सिलेबस खत्म करने के बाद फिर हमारी रिवीजन चलेगी, और रिवीजन जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा हम अपनी हर टॉपिक पर पकड़ बना सकेंगे। और फिर जब प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे और भी ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी क्लास 12th की बात। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं क्लास 12th और सीयूटी दोनों को अगर मैं साथ लेकर चलना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप हमारा लेटेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, समर्थ बैच। ठीक है, और ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का है। ठीक है, ये ये पहले का है, और ये है हमारा महापैक। महापैक में आपको 1-2 बार नहीं, पूरे साल तक आप 10-12 बार भी रिवीजन करो, तो इसमें सिर्फ एक बार महापैक में आप एनरोल कर लोगे तो बाकी पूरे साल आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप हर बैच में आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर करते चले जाओगे, कि आपने जब सबसे पहले महापैक लिया, उसमें उस बैच में एंटर हुए, आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया, फिर जब दूसरे नए बच्चे आएंगे उसके साथ भी आप कवर करोगे, फिर थर्ड टाइम बच्चे आएंगे थर्ड बैच में, उसके साथ भी आप कवर कर लोगे। कहने का मतलब ये कि ये जो 2,000, 8,000, 7,000 के जो बैचेस हैं, तो ये तो एक ही बार के हैं, लेकिन महापैक वालों को पूरे साल का एक्सेस मिल जाता है, हर बैच का एक्सेस मिल जाता है। तो कोशिश करो कि महापैक में आप एनरोल करो, क्योंकि महापैक आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है, इससे बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो कूपन कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y489। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जीटी इंग्लिश, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, स्पार्क बैच में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसमें आपको जीटी नहीं पढ़ाई जाएगी, ये दोनों में डिफरेंस है। तो क्लास 12th की अगर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका सेकेंडरी एग्जाम है, पहले अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, फिर बाद में आप उसकी सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं। दोनों मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आप अपने से सोच करके और इस तरह से इसमें एनरोल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो टाइम एक बार निकल जाएगा, बहुत लेट हो जाओगे, सिलेबस आगे निकलता चला जाएगा और बाद में एकदम से बर्डन आ जाएगा आपके पास बोर्ड का भी और सीयूटी का भी। इसलिए चीजों को जितना इनिशियली पहले स्टार्ट करोगे, उतना सिलेबस अच्छे से कवर करोगे, और फिर बाद में क्या होगा, बाद में आप एक अच्छी सी रिवीजन लेकर जाओगे प्रैक्टिस के थ्रू। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको बता दी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कमेंट कर लो और शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ में, और क्या करना है आपको, लाइक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।